आज हम इस वीडियो में जो प्रकरण पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है मेरे बच्चों? निबंध। उसका नाम क्या है? निबंध। निबंध प्रकरण में आप लोगों को जैसा कि पता है कि यह एक नियमों में बंधी हुई स्वतंत्र रचना होती है जिसमें हम हमारे कल्पनाशील विचारों का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा है पहला पॉइंट, प्रस्तावना। हर विद्यार्थी की आदत होती है कि वह सबसे पहले प्रस्तावना लिखता है, फिर अंत की बात करो तो अंत में लिखा जाता है उपसंहार। तो देखो ये आपको सबसे पहले मैंने क्यों लिख करके बताया यहाँ पर, क्योंकि प्रस्तावना और उपसंहार जो होते हैं वह निबंध के अनिवार्य अंग होते हैं। अब बात यह आती है कि सर प्रस्तावना में आखिरकार क्या लिखा जाता है और उपसंहार में आखिरकार क्या लिखा जाता है। अब हम लोगों को प्रस्तावना और उपसंहार लिखते हुए तो काफ़ी समय हो गया कि प्रस्तावना क्या होती है, वो अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण से समस्या आ गई थी। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रस्तावना जो होती है वो क्या होती है और उपसंहार जो होता है वो क्या होता है। देखिए, प्रस्तावना में आप लोगों को लिखना होता है, क्या लिखना होता है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। आप प्रस्तावना में हम लिखते हैं जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय का अर्थ, और जिस विषय को हम निबंध में लिख रहे हैं उस विषय का स्वरूप। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तावना में एक तो अर्थ लिखा जाता है और दूसरा स्वरूप लिखा जाता है। अब हम अर्थ और स्वरूप को कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने कहा एज ए एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का महत्व, मोबाइल का महत्व विषय पर आप एक निबंध लिखो। मैंने आप लोगों को यह विषय दे दी। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप लोग डायरेक्टली प्रस्तावना नहीं लिखे, आप लोग सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि प्रस्तावना में हमें लिखना क्या क्या है। तो इसमें आप लोगों को एक पॉइंट तो लिखना है, पहला अर्थ। अर्थ, इस पॉइंट में क्या करोगे, आपको लिखना होगा कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल के महत्व को ध्यान में रख करके आज मोबाइल शिक्षा का पर्याय होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आज शिक्षा के क्षेत्र में जो मोबाइल दिन प्रतिदिन अपनी सेवाएं दे रहा है, जो अपना उपयोग लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, यही शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल के महत्व को दर्शाता है। अब आप इसका अर्थ कैसे भी लिख सकते हो, परिभाषा को ही अर्थ कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का महत्व। आप लोगों को इसके एजिट परिभाषा की तरह लिखना है कि आज जो शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी से मोबाइल का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता नजर आ रहा है। इस तरीके से तो हमने लिख दिया इसका अर्थ। फिर मैं आप लोगों से बात करूं
कि इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, तो दूसरा पॉइंट लिखोगे मेरे बच्चों इसका आप स्वरूप। स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है कि इसका रूप कैसा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका रूप कैसा है। तो देखो अर्थ को तो आपको लिखना है ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाइन में या 2 लाइन में, 1.5 लाइन में या 2 लाइन में, मतलब मैक्सिमम 15 से 20 शब्दों में आप लोग अर्थ को लिख सकते हो। स्वरूप की बात करो तो स्वरूप की बात आप लोगों को लगभग 4 से 5 लाइनों में लिखना है, मतलब 40 से 50 शब्दों के बीच में आपका स्वरूप होना चाहिए। स्वरूप में किस तरीके की बातें लिखनी है, कैसे आप लोगों ने लिखा, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का बहुत अधिक महत्व हो चुका है। आज मोबाइल से हम लोग दिन प्रतिदिन शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। वैसे तो शिक्षा बहुत पुराने समय से, जब से मोबाइल का विकास हुआ है तभी से हम लोगों को प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारे देश में आई महामारी के कारण से आज हम विद्यालयों में औपचारिक पढ़ाई को स्कूलों में जाकर के प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से आज हमें मोबाइल जैसे इस सूक्ष्म यंत्र का प्रयोग करने का अवसर मिला है। और आज हम दिन प्रतिदिन इन मोबाइलों के माध्यम से अपनी शिक्षा को जारी रख पा रहे हैं, अपनी शिक्षा को नियमित रूप से कर पा रहे हैं और अपनी शिक्षा को आगे भविष्य में बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल और शिक्षा के महत्व को लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की सामान्य जानकारियाँ इस स्वरूप के अंदर देनी होती है। अब मैं आपको, देखो बच्चों, अभी मैंने आपको जो अर्थ और स्वरूप की बात बताई है, ये बात तो आप लोगों को ठीक है समझ में आ गई, लेकिन अब मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना आप मेरे बच्चों। प्रस्तावना तो मैंने आपको बता दी कि प्रस्तावना में हम लोग अर्थ और स्वरूप लिखते हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, प्रस्तावना को आज आप लोग भूमिका के नाम से भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका। अब आप जानते हो कि हम लोग भूमिका शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि इस चीज़ की भूमिका इस क्षेत्र में कितनी है, तो वो भूमिका जो शब्द है वो भूमिका शब्द ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही भूमिका है। अर्थात भूमिका के अंतर्गत हम लोग उसकी एक रणनीति तैयार करते हैं, तो वही रणनीति हमें इस प्रस्तावना के अंतर्गत बतानी है। तो आप लोग प्रस्तावना की जगह भूमिका शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्रस्तावना और भूमिका दोनों शब्दों को भी अपने पेपर में लिख सकते हैं, जिसमें आप प्रस्तावना को ओपनली लिख दोगे और भूमिका को कोष्टक में लिख दोगे, जिससे कि आपका निबंध बड़ा ही रोचक बनेगा। अब मैं आप लोगों से बात करूं, अर्थ और स्वरूप को आप लोगों ने प्रस्तावना में क्लियर कर दिया। फिर मैंने आप लोगों से कहा मेरे बच्चों कि आगे का आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनना आप। जैसे आप लोगों को मैंने प्रस्तावना बताई पहले, उसी प्रकार से मैं आपको अंतिम चरण उपसंहार समझाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि हम लोगों को नई नई चीज़ें क्या अपनानी है। उपसंहार में मेरे बच्चों कि जो हमारा विषय होता है उस विषय का निष्कर्ष अर्थात उस विषय का रिजल्ट हमें लिखना होता है, उस विषय का परिणाम हमें लिखना होता है। किसमें लिखना होता है, उपसंहार में। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा कि शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का महत्व, तो आप लोग इसका परिणाम निकालोगे, इसका निष्कर्ष निकालोगे, इसका उपसंहार लिखोगे कि मोबाइल का प्रयोग जो शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत अधिक मात्रा में हम लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है, यह हमारी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है और यह आगे भी इसी तरीके से उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होता रहेगा। पहले हम मोबाइल से संबंधित शिक्षा को प्राप्त करने की जानकारियों को पूर्णतः नहीं जानते थे, लेकिन आज हम लोग मोबाइल के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके सीख चुके हैं, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो आपका ये जूम ऐप हो, चाहे आपका वो कोई अन्य ऐप हो, मतलब हर प्रकार के ऐपों को डाउनलोड करना, उनसे किस तरीके से टीचर की क्लास को लाइव लिया जा सकता है,
किस तरीके से टीचर से नोट्स प्राप्त किए जा सकते हैं, पीडीएफ क्या होती है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको ओपन किया जाता है, इस तरीके की जानकारी आप लोगों ने आज प्राप्त कर ली है। तो इस तरीके का कोई निष्कर्ष आप लोग इस उपसंहार के अंदर लिखोगे। ये भी लगभग लगभग आपका 6 या 7 लाइन में, मतलब 60-70 शब्दों में आप लोगों को उपसंहार लिखना होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अभी मैंने आपको प्रस्तावना और उपसंहार कंप्लीटली समझा दिया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे। इससे महत्वपूर्ण नियमों को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो सहर्ष निसंकोच आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं।